19 मार्च 2015 काबुल, अफगानिस्तान। यह वह दिन था जब एक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया। फरखुंदा मलिकजदा एक 27 साल की लड़की जो न्यायपालिका में जज बनने का सपना देख रही थी। 21 मार्च फारसी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन माना जाता है। फरखुंदा और उसकी माँ नए साल की जश्न की तैयारियां में जुटी हुई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी जल्दी दर्द और आंसू में बदलने वाली थी। दोपहर के करीब 1 बजे फरखुंदा ने घड़ी देखी। उसे याद आया कि वह कुरान रिसाइटेशन के क्लास के लिए देर हो रही है। वह फौरन उठी और जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे क्लास के लिए निकलना होगा। माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है तुम जल्दी जाओ, बाकी तैयारियां बाद में करेंगे। फरखुंदा हंसते हुए घर से निकल गई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो फरखुंदा के घर वालों ने कभी सोचा ही नहीं था। शाम के 6:30 बज चुके थे, लेकिन फरखुंदा अभी तक घर नहीं लौटी। यूजुअली फरखुंदा 5 बजे तक घर आ जाती थी। उसकी माँ की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने कई बार फरखुंदा को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परेशान होकर उन्होंने अपने पति मोहम्मद नादर मलिकजदा को फोन किया और कहा फरखुंदा अभी तक घर नहीं लौटी, उसका फोन भी बंद आ रहा है। फरखुंदा के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो आ जाएगी, परेशान मत हो। लेकिन माँ का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ उनकी चिंता बढ़ते जा रही थी। तभी अचानक उनके फोन की घंटी बजी। वह सोचने लगी शायद फरखुंदा का फोन होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन की स्क्रीन देखी, वहाँ एक अननोन नंबर शो हो रहा था। झिझकते हुए उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। ये सुनते ही माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, फरखुंदा ठीक तो है ना, क्या हुआ है उसे? पुलिस वाले ने फरखुंदा की माँ से कुछ ऐसा कहा जो सुनते ही उनका दिल बैठ गया। वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी आंखों के सामने बार बार फरखुंदा का मासूम चेहरा घूमने लगा। वह सिर्फ यही बोलती, नहीं यह सच नहीं हो सकता, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आखिर फरखुंदा के साथ ऐसा क्या हुआ? वह किस खौफनाक सच का सामना कर रही थी? Let's dive into the shocking story of Farakhunda Malikjada. This is not just a girl's story. It shocked the world and raised the questions on humanity, justice and faith. यह कहानी शुरू होती है 19 मार्च से 4 हफ्ते पहले, जब फरखुंदा सादो शमशीरा दरगाह पर गई थी। यह दरगाह एक विदेशी योद्धा के नाम पर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस्लाम को अफगानिस्तान में लाने के लिए मदद की थी। उस दिन बुधवार था, जो अफगानिस्तान में महिलाओं का दिन माना जाता है। इस दिन पुरुषों का दरगाह के अंदर आना मना होता है। महिलाएं वहां आकर अपनी जिंदगी की परेशानियों को लेकर बात करती और ताबीज खरीदने वाले फॉर्चून टेलर के पास जाती। यह ताबीज उनकी परेशानियों को हल करने का एक अंधविश्वास से भरा हुआ तरीका होता, जैसे प्रेगनेंसी में मदद, पति पाने या बेटा पैदा करने के लिए। ताबीज आमतौर पर एक छोटे से कागज पर लिखी हुई कुछ दुआ होती है, जिसे महिलाएं अपने कपड़ों में बांध लेती या जेब में रखती। फरखुंदा को इस तरह का अंधविश्वास और महिलाओं का शोषण बिल्कुल सही नहीं लगा। फरखुंदा ने दरगाह के केयर टेकर जैनुद्दीन और वहाँ के फॉर्चून टेलर मोहम्मद उमरान से सीधे सवाल किया। फरखुंदा ने गुस्से से कहा, तुम इन महिलाओं का शोषण कर रहे हो, तुम उनसे पैसे लेकर ऐसा काम कर रहे हो जो ना इस्लामिक है ना ही धार्मिक। यह सब सुनकर दरगाह के केयर टेकर ने फरखुंदा से गुस्से से कहा, तुम होती कौन हो? तुम्हें यह सब कहने का हक किसने दिया? यहाँ से चली जाओ। इस बात पर फरखुंदा और केयर टेकर में थोड़ा बहुत बहस हुआ। फिर फरखुंदा गुस्से और निराशे से वहां से निकल गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक तूफान की शुरुआत थी। 19 मार्च शाम के लगभग 4 बजे जब फरखुंदा की क्लास खत्म हुई और वह घर जाने के लिए निकली, उसके घर जाने के रास्ते में सादो शमशीरा दरगाह पड़ती थी। उस दिन फरखुंदा ने सोचा क्यों ना थोड़ी देर रुककर प्रार्थना कर ली जाए, और यही सोचकर वह दरगाह के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने प्रार्थना की, और अब जैसे ही वह बाहर निकली, दरगाह की सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसकी नजर बाईं तरफ खड़े उस फॉर्चून टेलर पर पड़ी। वही फॉर्चून टेलर जिससे 4 हफ्ते पहले उसकी बहस हुई थी। वह आदमी कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों में कुछ अजीब सा सामान था। आपने भी देखा होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के बाहर अक्सर ऐसे लोग खड़े रहते हैं जो धार्मिक वस्तुएं या ताबीज बेचते हैं। जैसे ही फरखुंदा उस फॉर्चून टेलर के पास से गुजरी, उसकी नजर उसके सामान पर पड़ी। उसके हाथों में कुछ कुरान के आयतों वाले पन्ने, छोटे छोटे ताबीज और कुछ अजीब चीजें थी, जैसे कॉन्डोम एंड वाइग्रा थे।
जिसे देखकर ये लग रहा था कि दरगाह में कुछ तो गलत हो रहा है। प्रकुंदा ने फॉर्चून टेलर से सख्त लहजे में कहा, तुम इन पवित्र चीजों के साथ ये सब क्या बेच रहे हो? यह सही नहीं है, यह किसी भी धर्म का अपमान है। जैसे ही प्रकुंदा ने यह कहा, वह आदमी गुस्से से उबल पड़ा और चिल्लाया, तुम मेरी रोजी रोटी पर लात क्यों मार रही हो? तुम मुझे समझाने वाली कौन होती हो? प्रकुंदा के शब्दों ने उस आदमी में एक गुस्से की आग लगा दी थी कि एक नौजवान लड़की जो धार्मिक आस्था से भरी हुई थी, उसकी कमाई के जरिए पर सवाल उठा रही थी। प्रकुंदा ने वहां मौजूद महिलाओं को ताबीज के हकीकत के बारे में समझाया और इस्तेमाल किए गए कुछ ताबीजों को भी इकट्ठा किया। सहला फरीद, जो काबुल की यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर हैं, के मुताबिक प्रकुंदा ने शायद उन ताबीजों को कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिया। तभी दरगाह का केयर टेकर जैनुद्दीन वहां पहुंचा। उसने ये सब देखकर जलते हुए कागजों में पुराने जले हुए कुछ कुरान के पन्ने मिला दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो इस लड़की ने कुरान को जला दिया, ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रही है। प्रकुंदा को यह सुनकर एक जबरदस्त झटका लगा, आखिर ये हो क्या रहा है? सहला फरीद के मुताबिक यह एक ऐसा आरोप था जो अफगानिस्तान में लगभग गारंटी के साथ हिंसक प्रक्रिया लाता है। लोगों ने यह सुना कि एक महिला पर धार्मिक अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। उस समय शाम के करीब 4 बजे थे, नमाज का समय था, इसलिए जल्दी भीड़ इकट्ठा हो गई। केयर टेकर गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, इस महिला ने कुरान को जलाया है, यह हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रही है। भीड़ ने बिना किसी सच्चाई के प्रकुंदा को आरोपी मान लिया। उसकी सच्चाई को नकारते हुए उसे भला बुरा कहने लगे। वह पूरी कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बातों को सुनने का नाम ही नहीं लिया। यह झूठ अब एक आग की तरह फैल गया था और यह आग पूरी दरगाह और आसपास के इलाकों में भी जलने लगी। जो कुछ भी हुआ था उसे सिर्फ एक आरोप माना गया। उसकी सच्चाई के बारे में जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। भीड़ अब पूरी तरह से प्रकुंदा को घेरने लगी। उसे उस गुनाहगार के रूप में देखा जा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। जैसे जैसे बात बढ़ी, इस मामले ने एक भयंकर विवाद का रूप ले लिया। चारों तरफ लोग अपनी दुकानें और कामकाज छोड़कर केवल एक बात जानने को बेताब थे, आखिर इस लड़की ने ऐसा किया क्यों? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग प्रकुंदा से सवाल करने लगे, हाँ तुमने ऐसा क्यों किया? और उसकी हर बात को नजरअंदाज करते रहे। प्रकुंदा बार बार यही कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि उसकी सच्चाई सुनने वाला कोई था ही नहीं। ऐसे माहौल में साइड में खड़ी पुलिस की गाड़ी ने सायरन बजाते हुए भीड़ के अंदर एंट्री ली। 4 पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और सीधे भीड़ को साइड करते हुए प्रकुंदा के पास पहुंचे। पुलिस वालों ने भीड़ से चिल्लाते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई पड़ी है? भीड़ ने उग्र होकर एक ही बात कहना शुरू कर दिया, यह लड़की अमेरिकन है, इसने कुरान को जलाया है, यह हमारे धर्म का अपमान कर रही है। और अब पुलिस वाले ने प्रकुंदा की तरफ रुख किया और उससे पूछा, क्या तुमने ऐसा किया है? प्रकुंदा ने जवाब दिया, नहीं जनाब, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं क्यों कुरान को जलाऊंगी, मैं खुद एक इस्लामिक महिला हूँ। ये सुनकर पुलिस वालों ने कहा, ठीक है तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर बात करेंगे, वहाँ सब सुलझ जाएगा। लेकिन प्रकुंदा के लिए यह इतना आसान नहीं था। वह एक आम लड़की नहीं थी, वह अफगानिस्तान में कानून की पढ़ाई कर रही थी और जानती थी कि किसी महिला को पुलिस कस्टडी में लेने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। प्रकुंदा ने पुलिस वालों को जवाब दिया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं तो पहले महिला पुलिस कर्मियों को बुलाइए। प्रकुंदा की इस बात ने पुलिस वालों को परेशानी में डाल दिया। जैसे जैसे यह बहस चल रही थी, आसपास खड़े लोगों की भीड़ और भी ज्यादा इकट्ठा होने लगी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए पूछने लगे, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये लड़की है कौन? क्या इसने सच में कुरान को जलाया है? इन सवालों ने भीड़ को और भी उग्र कर दिया। पुलिस वालों ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रकुंदा को दरगाह के अंदर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर वे मामले को थोड़ा सुलझा पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने प्रकुंदा, दरगाह के केयर टेकर और फॉर्चून टेलर को अंदर ले जाने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें रोक लिया। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस लड़की को अंदर मत जाने दो, यह लड़की दोषी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस मामले को शांत करें, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि भीड़ ने प्रकुंदा को पीछे से खींचकर सड़क पर गिरा दिया। अब जैसे ही वो गिरी, लोग उसे लातों और मुक्कों से मारने लगे। 4 पुलिस वाले जो इस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी किनारे ढकेल दिया गया। प्रकुंदा चिल्ला रही थी, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, प्रकुंदा पर होने वाला जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। प्रकुंदा पर भीड़ का हमला जारी रहा। किसी ने उसके चेहरे पर मुक्के मारे, किसी ने उसके शरीर पर कोहनियां
और अब पुलिस ने फौरन मदद के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया। अब आप सोचिए, एक लड़की जिसे पहले से इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ चुके थे, उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी पुलिस वालों ने उसे बचाने की एक आखिरी कोशिश की। दरगाह के बगल में ही एक टीन की छत थी। पुलिस वालों ने प्लान बनाया कि अगर किसी तरह फरकुंदा को वहां ले जाया जाए तो मामला शायद थोड़ा शांत हो जाए। और अब 2 पुलिस वाले उस टीन सेट पर चढ़ गए। नीचे खड़े पुलिस वालों ने किसी तरह फरकुंदा को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के गुस्से ने अब हद पार कर दी थी। किसी ने पीछे से एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधे फरकुंदा पर फेंक दिया, और फिर लोग फरकुंदा को पत्थरों से मारने लगे और कुछ लोग उसे लकड़ी के फट्टे से नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। पत्थर सिर्फ फरकुंदा को नहीं बल्कि ऊपर खड़े पुलिस वालों को भी लगा। पुलिस वालों का संतुलन बिगड़ा और उनके हाथों से फरकुंदा छूटकर वापस नीचे गिर गई। भीड़ अब पूरी तरीके से बेरहम हो चुकी थी। फरकुंदा को एक बार फिर नीचे गिराकर घेर लिया गया। लोगों ने उसके शरीर की हर हड्डियां तोड़ने की कोशिश की। सोचिए फरकुंदा की हालत क्या रही होगी। एक लड़की जिसके शरीर के हर जगह से खून बह रहा था, उसका बुर्का पूरी तरह से खून से सन चुका था। ये सोचकर भी किसी की भी रूह कांप उठे। पुलिस वाले भी इस बेकाबू भीड़ के सामने हार मान चुके थे। उन्होंने हवा में गोलियां चलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरी भीड़ ने किसी की नहीं सुनी। और अब दूसरी तरफ भीड़ फरकुंदा को घसीटते हुए सड़कों के बीचों बीच लाया। उनकी क्रूरता अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। और फिर एक ऐसा पल आया कि एक शख्स मोहम्मद याकूब, जो एक चश्मे की दुकान पर काम करता था, अचानक उस भीड़ का हिस्सा बन गया। जैसे ही उसने देखा कि फरकुंदा को बेरहमी से कार के पीछे घसीटा जा रहा है, उसके भीतर की नफरत भड़क उठी। बिना किसी झिझक के उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर उसने वह गाड़ी सीधे फरकुंदा के ऊपर चढ़ा दी। हवा में सिर्फ एक चीख गूंजी, फरकुंदा की वह चीख जो शायद इंसानियत के कानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों का दिल शायद पत्थर का बन चुका था। भीड़ का गुस्सा यहीं नहीं थमा। सड़क से लगभग 300 फीट दूर एक झील का किनारा था और अब भीड़ ने फरकुंदा को घसीटते हुए वहां ले जाने का फैसला किया। फरकुंदा उस वक्त पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी। उसके शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी ये भीड़ अपनी निर्दयता में झील तक उसे घसीटते हुए ले गई। झील के किनारे पहुंचकर भीड़ ने उस मासूम पर बड़े बड़े पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब फरकुंदा का शरीर पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुका था। उसके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था, लेकिन इस क्रूर भीड़ को अभी भी शांति नहीं मिली। और अब भीड़ ने तय किया कि जिसने हमारे पवित्र कुरान को जलाया है उसे जिंदा जला देना चाहिए। एक के बाद एक भीड़ ने अपनी जेबों से माचिस और लाइटर निकाले और फरकुंदा के बालों और कपड़ों को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन फरकुंदा का शरीर आग पकड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उस मासूम का पूरा शरीर उसके खून से ही गीला हो चुका था। इस नाकामी ने भीड़ को और उग्र कर दिया और अब उन्होंने फरकुंदा के कपड़े फाड़ने का फैसला किया। सोचिए, एक बेहोश लड़की जो पहले से ही मौत के कागार पर थी, उसके शरीर से हर कपड़े को नोच लिया गया। इंसानियत उस वक्त शर्मसार हो रही थी, लेकिन भीड़ की निर्दयता थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब फरकुंदा के शरीर को जलाने के लिए उसके बॉडी के नीचे और ऊपर सूखे कपड़े रखे गए ताकि आग जल्दी पकड़ सके, और फिर भीड़ ने उन कपड़ों पर आग लगा दिया। सोचिए, फरकुंदा की सांसें अभी चल रही थी, वह अभी भी जीवित थी। शायद वो रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वहाँ इंसानियत का नामो निशान ही नहीं था। एक तरफ फरकुंदा की जान जा रही थी और दूसरी तरफ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आखिरकार फरकुंदा की सांसें थम गई। उसका जीवन, उसकी मासूमियत सब खत्म हो गया। वह झील का किनारा जहाँ उसे जिंदा जलाया गया, वह इंसानियत के पतन का प्रतीक बन गया। और कुछ समय बाद भीड़ वहाँ से खत्म हो गई, लेकिन फरकुंदा की लाश वहीं पड़ी रही। भीड़ के हटने के बाद पुलिस ने आकर फरकुंदा की लाश अपने कब्जे में ली और उसकी पहचान के लिए जानकारी जुटाना शुरू कर दी कि आखिर ये लड़की थी कौन। उसकी पहचान के लिए पुलिस ने हर संभव कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को एक फोन नंबर मिला जो फरकुंदा की माँ का था। तकरीबन शाम के 7 बजे पुलिस ने फरकुंदा की माँ को फोन किया और बताया कि इस तरीके से फरकुंदा की लाश उनको मिली है और भीड़ ने उसका यह हाल किया है। जैसे ही फरकुंदा की माँ ने यह सब फोन पर सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचिए उस समय फरकुंदा की माँ पर क्या बीत रही होगी जब पुलिस ने उन्हें यह खबर सुनाई होगी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी फरकुंदा, वो ठीक तो है ना? पुलिस की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता था। उनकी प्यारी सी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी।
और अब तुरंत वो अपने पति के पास दौड़ी और अपने पति से चिल्लाते हुए बोली, हमारी प्रकुंदा वो अब नहीं रही। इसके बाद पूरा परिवार भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने प्रकुंदा का चेहरा देखा, प्रकुंदा की माँ सदमे से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब सोचिए वो माँ जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और हमेशा से जज बनाने का सपना देख रही थी, वो अपनी बेटी की लाश देख रही थी। प्रकुंदा के शरीर पर कई गहरे चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खुलासे हुए, उसके शरीर के हर जगह पर वार किया गया था। प्रकुंदा की फैमिली एक एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली थी। प्रकुंदा के पिता मोहम्मद नादर मलिक जदा लगभग 40 साल तक अफगानिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में चीफ इंजीनियर के रूप में काम करते थे। वो देश में प्रेजेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी को स्मूथली ऑपरेट करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते थे। उनका बेटा मुजीबुल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता था, जबकि दूसरा बेटा एक इंजीनियर था। प्रकुंदा 8 बहनों में से एक थी और पढ़ाई में भी काफी रुचि रखती थी। प्रकुंदा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर हुई उसके साथ क्रूरता के वीडियो वायरल होने लगे। अफगानिस्तान के कई लोग, इवन कुछ पॉलिटिशियंस इस घटना को सही ठहराने लगे। उनका कहना था अगर कोई हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। वो इस आर्गुमेंट के साथ इस इंसिडेंट को जस्टिफाई करने लगे। सोचिए, प्रकुंदा तो इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उसकी माँ, उसका परिवार और उसकी आवाज, वो आवाज जो कहती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो आवाज जिसे दबा दिया गया, कुचल दिया गया। यह मामला अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। अब यह साफ हो चुका था कि प्रकुंदा वास्तव में एक इस्लामिक महिला थी। पुलिस ने अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया, जिससे उन्हें पता चला कि प्रकुंदा ने कुरान को सच में नहीं जलाया था। इस खबर के फैलते ही पूरे अफगानिस्तान में हड़कंप मच गया। कल जो लोग बोल रहे थे इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए, आज वही लोग पुलिस से सवाल कर रहे थे, जब प्रकुंदा बेगुनाह थी तो तुमने भीड़ को रोका क्यों नहीं? इतनी बड़ी भीड़ वहाँ कैसे जमा हो गई? किसने ये अफवाह फैलाई? अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में भी इस मामले पर बहुत बहस हुआ। अपोजिशन भी गवर्नमेंट पर हावी हो गई और बार बार न्याय की मांग करने लगी। उनका यही कहना था अगर प्रकुंदा निर्दोष थी तो उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? किसी भी तरह लेकिन न्याय होना चाहिए। काफी टाइम के डिस्कशन के बाद इस मामले को इतने बड़े होते हुए देख अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इस केस को अफगान पुलिस और नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी को सौंप दिया। जो पॉलिटिशियंस इस घटना को पहले सही बता रहे थे, उन्होंने अपने कहे पर माफी मांगा। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स ने आई विटनेस से पूछताछ शुरू की, जिनमें से मोहम्मद नईम जो कबूतर का दाना बेचता था, जिसने भीड़ को उकसाते हुए सुना था। इसके अलावा आसपास के दुकानदार और राहगीर भी पूछताछ के दायरे में थे। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोज को भी कलेक्ट किया गया। वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एंड लोकल्स लोगों की गवाही का उपयोग किया गया। वीडियो फुटेज और गवाही के आधार पर कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने 50 से अधिक लोगों को कस्टडी में लिया। इनमें से एक को एविडेंस की कमी के चलते तुरंत रिहा कर दिया गया। बाकी बचे 49 लोगों में 19 पुलिस कर्मी थे, लेकिन जब इन बाकी के 30 लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया तो इन्वेस्टिगेटर्स हैरान हो गए। ये लोग वे थे जो कभी किसी अपराध में शामिल नहीं थे। वे एक साधारण नागरिक थे, शॉपकीपर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और सड़क के किनारे काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स। दरगाह के अंदर भी गुप्त तरीके से जांच की गई। वहाँ वाइग्रा, कॉन्डोम, प्रेगनेंसी टेस्ट किट एंड फ्रेगनेंस बॉडी वॉश जैसी चीजें मिली। इसे साबित हुआ कि दरगाह का फॉर्च्यून टेलर न केवल झूठे ताबीज बेचता था, बल्कि महिलाओं का यौन शोषण करता था। अब जरा सोचिए, वो आदमी जो खुद अपनी हाथों से कुरान जलाया और उसने सारा इल्जाम प्रकुंदा पर डाल दिया, और जो लोग बिना सोचे समझे प्रकुंदा को मार रहे थे, वही लोग अब कह रहे थे जस्टिस फॉर प्रकुंदा। अब वही लोग पुलिस से सवाल कर रहे थे, जब प्रकुंदा बेगुनाह थी तो तुमने भीड़ को क्यों नहीं रोका? प्रकुंदा की लाश अब गलने लगी थी। उसके शरीर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी था। लेकिन यहाँ कहानी ने एक और नया मोड़ लिया। इस्लाम धर्म के अनुसार महिलाएं कभी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाती। अंतिम संस्कार हमेशा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस बार अफगान की महिलाओं ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहली बार हुआ। गुस्से से भरी उन महिलाओं ने कहा, दूर रहो तुम जिन्होंने हमारी बहन के साथ ऐसा किया। और फिर हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई।
उन्होंने खुद फरकुंदा के शरीर को ताबूत में रख अपने कंधे पर उठाया और कब्रिस्तान लेकर गई। उन्होंने ही फरकुंदा का अंतिम संस्कार किया। सोचिए, ये वही महिलाएं थी जिनके दिलों में गुस्सा था, जिनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। कुछ महिलाएं तो फरकुंदा की हालत को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर लाल रंग लगाकर आईं। उनका संदेश साफ था, फरकुंदा के लिए न्याय चाहिए। सोचिए, इस घटना ने पूरे समाज को आईना दिखा दिया था। 27 अप्रैल 2019 को इस केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। प्रोसिक्यूशंस ने अपना केस कोर्ट में दर्ज किया और केवल 5 दिनों बाद 2 मई को केस का ट्रायल शुरू हो गया। कुल 49 आरोपियों में से सिर्फ 7 से भी कम ने वकील रखा। कई वकीलों का यह दावा था कि उन्हें ट्रायल की तारीख या समय की कोई जानकारी नहीं थी। केवल 3 या 4 वकील ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश हुए। इस केस में कुल 4000 पन्नों की चार्जशीट थी, जिसे जज और वकीलों ने महज 2 दिनों में पढ़ा। जब पुलिस से पूछा गया कि उन्होंने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उनके जवाब चौंकाने वाले थे। पुलिस के रेडियो खराब थे, कई गाड़ियों में फ्यूल नहीं थे और ज्यादा फोर्स बुलाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। अब सवाल यह था, क्या ये सच्चाई थी या महज बहाने? काफी दिनों के ट्रायल के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन 49 लोगों में से 4 लोगों को फांसी की सजा दी। इसमें शामिल थे जैनुद्दीन, दरगाह का केयर टेकर, जिसने कुरान जलाने की झूठी अफवाह फरकुंदा पर लगाया और भीड़ को उकसाया। याकूब, जिसने फरकुंदा के ऊपर बेरहमी से कार चढ़ाई। सरफ बगलानी, जो अफगानिस्तान की खुफिया सेवा का पूर्व कर्मचारी था, उसने फेसबुक पर फरकुंदा की हत्या में अपनी भूमिका का दावा किया था। अब्दुल बशीर, जिसने फरकुंदा के फेस पर पत्थर मारते हुए अपना वीडियो बनाया था। इसके अलावा 8 लोग, जिन्हें फरकुंदा की हत्या में बड़ी भूमिका निभाने के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बाकी 18 आरोपियों को एविडेंस की कमी के चलते बरी कर दिया गया। पुलिस कर्मियों में से 8 के मामले रद्द कर दिए गए। बाकी के 11 पुलिस कर्मियों को अपने निर्धारित जिलों में 1 साल तक काम करने का आदेश दिया गया और यात्रा से बचने का निर्देश दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपर कोर्ट में अपील की। बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने क्लाइंट के पक्ष में दलीलें पेश की। वकीलों ने बताया कि किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि फरकुंदा की मौत कब हुई। अफगानिस्तान के कानून के तहत मुझे शरीर के साथ बदसलूकी करने की सजा हत्या की सजा से कहीं हल्की होती है। याकूब के लॉयर ने क्लेम किया कि याकूब की पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स यह साबित करते हैं कि वह हत्या के समय सिर्फ 17 साल का था। हालांकि ट्रायल कोर्ट के जज ने इस डॉक्यूमेंट को फर्जी करार दिया, लेकिन अपील कोर्ट ने याकूब को नाबालिग मानते हुए उसकी मौत की सजा को घटाकर 10 साल की जेल की सजा कर दी। यह कैसा सिस्टम है जहां एक मर्डरर अपनी उम्र बदलकर सजा से बच जाता है? सोचिए, करप्शन किस हद तक पहुंच चुकी है। कोर्ट से जुड़े लोगों के अनुसार अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह साबित नहीं हो सकता कि फरकुंदा को वह घातक चोट किसने पहुंचाई जिससे उसकी मौत हुई। इसलिए बाकी 3 दोषियों को मौत की सजा घटाकर 20 साल का जेल कर दिया गया। जैसे ही यह फैसला पब्लिक के सामने आया, फरकुंदा का परिवार, जो न्याय की उम्मीद में था, धीरे धीरे टूटने लगा। हत्यारों के सजा न मिलने और लगातार प्रतिशोध के डर ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। फरकुंदा की मां ने मीडिया के सामने आकर कहा, ये जो लड़का 17 साल का होने का दावा कर रहा है, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने जानबूझकर ये सब किया। फरकुंदा की मां का गुस्सा वाजिब था। वो कह रही थी कि कम से कम उन 4 लोगों को तो फांसी की सजा देनी चाहिए जिन्होंने इस हीनस अपराध में मुख्य भूमिका निभाई। फरकुंदा के बड़े भाई मुजीबुल्लाह ने निराशा से कहा, मेरे इस्लामिक देश में एक लड़की को बेगर्दी से बेइज्जती से भीड़ ने मार डाला और जला दिया, और हुआ क्या, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने सभी दोषियों को कभी पकड़ा ही नहीं। फरकुंदा के परिवार पर मेंटल एंड इमोशनल का बोझ बढ़ता जा रहा था। निराशा और असुरक्षा के माहौल में जीते हुए उनका परिवार देश छोड़ने को मजबूर हो गया। अब सोचिए, जिन लोगों ने फरकुंदा की जान ली, जिन्होंने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया, उनमें से किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई। क्या यह इंसाफ था? क्या हम ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां सच को दबाकर झूठ को बढ़ावा दिया जाता है? यह कहानी सिर्फ फरकुंदा की नहीं, यह कहानी है इंसाफ की, सच्चाई की और हमारे समाज की। अब सवाल यह है, क्या हम ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं? याद रखें, अगली बार अगर कोई अफवाह सुने तो सबसे पहले सच्चाई जाने, क्योंकि आपकी एक आवाज़ किसी की जिंदगी बचा सकती है।
इस केस ने हमें एक सीख दी। भीड़ का हिस्सा बनने से पहले सोचें, सच और झूठ में फर्क करना सीखें, क्योंकि कभी कभी हमारी खामोशी भी किसी मासूम की मौत की वजह बन सकती है। इंसान बनिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं, कर्मों से भी। यह एक कहानी नहीं, यह एक सच्चाई है। सोचिए, अगर आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, क्या हम इतने गिर गए हैं कि इंसानियत को इस तरह कुचल दें? इस पर सोचिए और अपने दिल से पूछिए, अगर आप भीड़ का हिस्सा होते तो क्या इसे रोकने की कोशिश करते?